और लास्ट इज सोलुबिलिटी, बराबर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, उसके रिएक्शन देखे थे। चार मेन कंपाउंड थे, एक था रिएक्शन विद Cl2, दूसरा था रिएक्शन विद O2, तीसरा था रिएक्शन विद NaOH और चौथा था रिएक्शन विद Na2SO3, बराबर है। इसके बाद में हमने देखे थे उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में वापस तीन रिएक्शन आ रहे थे। पहला था रिएक्शन विद KMnO4, दूसरा था रिएक्शन विद Fe3 पॉजिटिव और तीसरा था रिएक्शन विद आयोडीन, बराबर है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल देख लिया था, तो आज हम उससे आगे बात करेंगे, ठीक है। वो सारे के सारे रिएक्शन आप लोग को याद है क्या? याद है क्या सारे के सारे रिएक्शन? हाँ सर। ओके। और वो दिमाग देखिए, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, चैप्टर बहुत सा बड़ा है और चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे। और रिएक्शंस ऐसी चीज है कि जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग को आसान लगेगा और दूसरे दिन ही हम उसको तुरंत भूल जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैंने आप लोग को इनिशियली जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तभी आपको कहा था कि इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस आप लोग को आएंगे वो एक अलग पेज पर लिख कर रखो और उसको हर दिन पढ़ो करो, ठीक है। 10 मिनट लगेंगे आप लोग को सारे के सारे रिएक्शंस को रीड करने के लिए, लेकिन ये अगर आपने आदत डाल दी तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, समझे ना। मतलब मरते दम तक फिर आप कभी भी ये पर्टिकुलरली रिएक्शन जो है वो नहीं भूलोगे। तो सिर्फ 10 मिनट आप लोग को करना है, ध्यान में रखना। तो बिल्कुल मैं आप लोग को हर दिन याद दिलाते रहूंगा इस चीज की कि 10 मिनट रिएक्शन पढ़ना है। और जैसे मैं आप लोग को याद दिला दूंगा आप लोग को उसको जाकर तुरंत पढ़ लेना है। ओके, तो चलिए अभी हम बात करते हैं SO2 के नेक्स्ट पर्टिकुलरली पॉइंट की। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट जो दिया हुआ है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2, ठीक है। तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ SO2 मैंने लास्ट टाइम आप लोग को समझाया था कि भाई ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग को कैसे निकालना है। तो चलिए बताइए कैसे निकालना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एटम्स लिखने पहले एटम्स गिनेंगे। एटम से यहाँ पर और कौन कौन से एटम से बताइए। S एक and 2 सल्फर, 2 ऑक्सीजन। SO2, वेरी गुड। देन इसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या लिखेंगे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब V लिखेंगे। तो चलिए V बताइए। 6 6 6 6 6 और टोटल कितना हो जाएंगे इसके 80। हाँ। देन V के बाद में नेक्स्ट क्या लिखना है हम लोग को, ऑक्टेट। ऑक्टेट। ओ ऑक्टेट। तो क्या हो जाएगा ऑक्टेट, 8 8 8 8 कितना हो गया वो 24। 20। उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखना है हम लोग को, शेयर्ड पेयर। S। S का फॉर्मूला क्या होता है, O माइनस V। तो कितना हो जाएगा वो 18, सॉरी 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा 6, बराबर है। उसके बाद में क्या लिखना है आप लोग को, U का फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस S। V माइनस S, ओके। तो वो कितना हो जाएगा 18 माइनस 6 12। 12 हो जाएगा, बराबर है, डन। तो ये सारी चीजें एक बार कलेक्ट कर ली, फिर बताइए फिर क्या करना है अभी आपको। S को बीच में, S को बीच में लिखना है और 2 को साइड में लिखना है, बराबर है, क्लियर है। फिर बताइए फिर क्या करना है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, 3 पेयर्स। 3 पेयर से। 6 इलेक्ट्रॉन से मतलब कितने पेयर से, 3 पेयर से। और 12 इलेक्ट्रॉन से मतलब कितने पेयर से, 6 पेयर से। हाँ, ये ध्यान में रखना है। तो 3 पेयर बताइए कैसे, दो 3 पेयर, S और O के बीच में 1 पेयर। पहला, दूसरा और ये तीसरा, ओके डन। हाँ सर। ये पेयर जो है इसको हम बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ। एक बॉन्ड मतलब एक पेयर हो जाता है। फिर इसके बाद में अभी क्या लिखना है, क्या करना है आपको, अनशेयर्ड पेयर्स। हाँ मतलब अनशेयर्ड। टोटल कितने, 6 है। तो बताओ 6 कैसे निकालो, O के ऊपर 2, फिर के नीचे, S के ऊपर, S के ऊपर, फिर O के ऊपर। देन फिर ये O के ऊपर। अभी इसके ऊपर दो क्या, नहीं। नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर
हो चुके हैं सराउंडिंग में इसके 8 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। फिर इसके ऊपर दो, हाँ हाँ, फिर अभी एक और बचा हुआ है जो आप यहाँ पर दोगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर दोगे। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ पर भी आप लोग को अभी क्या दिखाई दे रहा है, देखिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन सिंगल बॉन्ड, एंड देन वापस एक बार डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, क्या है? तो क्या कहा जाता है भाई? हाँ, conjugate system. वेरी गुड। क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेट सिस्टम कहा जाता है। ओके, अब ये कॉन्जुगेट सिस्टम की खास बात क्या होती है? अगर कहीं कॉन्जुगेट सिस्टम प्रेजेंट है मतलब, वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करे। वेरी गुड, वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। ओके, अब बताओ, ये जो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा वो कैसे रहेगा? क्या होगा यहाँ पर? रेजोनेंस इफेक्ट में डबल मैंने बॉन्ड क्या जो है बोला वो था, shift क्या हो होता है? जाएगा। डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। वेरी गुड। और ये जो निगेटिव चार्ज है, क्योंकि 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 2। दो। तो यहाँ पर 3 है, मतलब ये जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली वो क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्या है? Negative charge. निगेटिव चार्ज। एक एक्स्ट्रा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब होता है कि वो निगेटिव चार्ज है। तो ये निगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बॉन्ड में। डबल बॉन्ड Double में। bond में. जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? निगेटिव चार्ज में। Negative. तो इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अभी ये वो रहेगा जिसके ऊपर सिर्फ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब डबल बॉन्ड इस पर आ जाएगा, अब इसमें सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये निगेटिव चार्ज। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ sir. हाँ sir. तो इसलिए ये जो 2 स्ट्रक्चर हमने बनाए हुए हैं, ये 2 स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन 2 स्ट्रक्चर को हम लोग? Canonical. कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम लोग इसको कह सकते हैं। कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर इसमें से कोई होता है क्या? ये 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसमें से कोई होता है क्या? नहीं होता है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच वाला होता है, जिसको हम कैसे निकालते हैं बताइए फिर? एस ओ ओ, फिर डॉट डॉट देकर Dot line. डॉट 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 देना है दोनों भी एस और ओ के बॉन्ड के लिए। ओके, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर को आप लोग को क्या करना होता है, थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे निकालना होता है, क्योंकि ये जो होता है स्ट्रक्चर कुछ आप लोग का बेन स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए इसको एक्चुअल में ऐसे निकालना है। मैंने हर एक स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर निकाले थे, पर एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है। ठीक है, और इसका जो पर्टिकुलरली बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 119.5 डिग्री। 119.5 डिग्री। व्हाट इट? समझ में आ गया आपको? हाँ sir. ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप लोगों का ये जो पर्टिकुलरली डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड कौन से टाइप का है? ठीक है, टाइप ऑफ डबल बॉन्ड समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड किसके बीच में? सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आउटर मोस्ट, अगर चलो पूरा ही लिख लेते, 1s2 2s2 2p6 3s2, और आप लोग का आ जाएगा 3p4, बराबर है। और अगर ऑक्सीजन की हम बात कर लेते हैं, लेकिन देखिए इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन से है? 3s2 3p4 है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ग्राउंड स्टेट इसमें सिर्फ 2 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए सल्फर का कितना है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हियर SO2 में? +4। +4 होता है, बराबर है। आप लोग को पता है ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को कैसे निकालना होता है? तो x की वैल्यू कितनी है? +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, मतलब सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने को होना? 4। फोर। 4। कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। 2. तो इसीलिए ये सल्फर को कौन से स्टेट में जाना पड़ेगा अभी?
एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। अब आप लोगों को पता है 3p के बाद में कौन सा ऑर्बिटल होता है हमारा? 3d। और 3d इसका वैकेंट होता है, तो ये जो 3p वाला एक इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, 3d में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अभी हमारे पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। 4 हो जाएंगे, बराबर है, राइट डन। अब इसका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए? हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? ऑर्बिटल्स के ऊपर से। ऑर्बिटल्स के ऊपर से मतलब हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है जो बिल्कुल इसके ऊपर से डिपेंड करता है, डिटरमाइन होता है, बताइए वो क्या होता है? बताइए। तुम लोग ऐसे भूलते जाओगे चीजों को तो कैसे चलेगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है जो इसी के बेस होता है। एंट्रांस वाले बच्चे, नंबर ऑफ एटम्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एटम्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा फॉर्मूला होता है इसमें? नंबर ऑफ लोन पेयर। V Total plus M अरे सॉरी, आप लोगों ने कुछ बोला था क्या? बोलिए। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर। अरे बोलिए। P plus N minus C plus A. V B plus M minus C plus A. B plus M minus C D plus plus। A. C plus A. ओके, तो बताइए यहाँ B का मतलब क्या होता है? Number of valence electrons of central ओके atom. ठीक है, ऑफ सेंट्रल एटम, वेरी गुड। देन M का मतलब क्या होता है? Number of monovalent atom. मोनोवैलेंट एटम। ओके, और फिर क्या है? B माइनस M और Minus C. Minus C. माइनस C। वो C का तो अपना C. कोई रूप होता ही नहीं है, आप लोग को पता ही है ना। C का मतलब क्या होता है? Total Charge cation charge. कैटायनिक चार्ज, जो कि यहाँ पर कोई कंसीडर करने की जिसको जरूरत ही नहीं। तो बताइए फिर अभी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर अप्लाई करो और बताइए क्या होगा स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp3d. sp3d होता है, बराबर है। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास कितने हैं? 4 है, राइट। तो इसका sp3d होता है। कैसे होता है आप लोग फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला क्या बोला था आप लोगों ने? वी, फॉर्मूला बोलिए जल्दी से। V V plus N minus C plus A. माइनस बी प्लस Minus C plus M. sir half into V plus M.
देन B plus M minus C plus A. B प्लस A, B प्लस होता है क्या, ये C होगा ये? C. वही हाँ? तो बोला था सर। C अच्छा बोला C था बोल ना। रहे हो क्या तुम? अच्छा ठीक है, तो हाफ ऑफ B प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाफ B किसका, आप लोग को इसका निकालना होता है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो S का ही V लेना पड़ता है, कितना है 6 है। M का मतलब होता है मोनोवैलेंट एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ये मोनोवैलेंट एटम होती है या बाइवैलेंट? मोनोवैलेंट। बाइवैलेंट होते हैं भाई, मोनोवैलेंट नहीं है। इसका मतलब M की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पर 0। Zero. C और A का तो कोई रूल ही नहीं है, क्योंकि C का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है और A का मतलब होता है, सॉरी C का मतलब पॉजिटिव चार्ज और A का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो तो यहाँ पर होगा ही नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 6, फिर क्या हो जाएगा हमारा 3। अब 3 के लिए क्या होता है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है यहाँ पर? sp2. P2 sp2 होता है, बराबर है। क्या होता है, sp2 होता है। बट यहाँ पर अगर मैंने sp2 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ खाली क्या होंगे, 2 ही बॉन्ड तैयार हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि 3 बॉन्ड है। तो फिर कहीं ना कहीं फॉर्मूला गलत नहीं हुआ क्या हम लोग? हम्म? बोलिए फॉर्मूला। अरे भगवान। अरे बोलो ना जल्दी जल्दी, क्लास ऐसे ही खत्म हो जाएगा तुम लोग का। तुम लोग क्लास में प्रेजेंट भी हो या नहीं हो? है सर। है सर। है ना, तो बताओ फिर। है सर। वही आता ना सर फॉर्मूला। sp2 ही आ रहा है। हाँ सर फॉर्मूला करेक्ट है। फॉर्मूला करेक्ट है, तो फिर इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे फॉर्मेशन ऑफ sp2? सर वहाँ m वो मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन हैविंग ओनली वन वैलेंसी का है ना। हाँ तो मोनोवैलेंट एटम भी बोला जाता है बेटा, जो ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका कहीं पर भी गलत नहीं हुआ, स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन बिल्कुल sp2 ही होता है। sp2 में आप लोग को पता है कि सल्फर जो होता है इसमें जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 में से एक आप लोग का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला होता है और बाकी के 2 होते हैं, ठीक है डन। तो अब क्या होता है यहाँ पर, ये 2 में से एक ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप हो जाता है। अब ऑक्सीजन के भी बारे में बात ये होती है कि ऑक्सीजन में भी आप लोग के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। उसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 2p4, और ऑक्सीजन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो इसमें 2 आप लोग के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड में से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये हो जाता है। अब ठीक है, अब बचता है आप लोग का एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का, ये आप लोगों का p पाई कौन सा इलेक्ट्रॉन है ध्यान में रखना, p इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से, p वाले। और सल्फर में भी अगर आप देखोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बराबर है। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
सॉरी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में से एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल p वाला है और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल d वाला है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड तैयार हुआ है, ठीक है, किसी एक ऑक्सीजन के साथ ले लो, या तो इसके साथ या तो इसके साथ, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड तैयार हो रहा है ये ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है? p वाला। ओके, p। ओके, सल्फर का कौन सा होगा? ये p वाला ऑर्बिटल या d वाला इलेक्ट्रॉन, वो मैटर करता है। तो यहाँ ध्यान में रखना, सल्फर का कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा फिर डबल बॉन्ड तैयार करने के लिए। कौन सा बॉन्ड तैयार करने के लिए? डबल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तैयार कर लेते हैं, बट डबल बॉन्ड तैयार करते टाइम ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल? ये p ऑर्बिटल। ओके, और अब सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल होगा? ये p वाला ऑर्बिटल या d वाला ऑर्बिटल? तो इसका जवाब होता है d वाला ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो बॉन्ड तैयार होता है वो किसके बीच में हो रहा है? d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर और p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसीलिए ये जो डबल बॉन्ड तैयार होता है, इस डबल बॉन्ड को हम कहते हैं p पाई d पाई। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कहा? हाँ सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड में जो डबल बॉन्ड होता है वो एक्चुअली p पाई नहीं होता है, वो कौन सा होता है? p पाई d पाई होता है। क्लियर है? हाँ सर। ओके, गुड, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में यहाँ पर यूजेस के बारे में लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस क्या है। तो इट इज यूज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। तो पेट्रोलियम और शुगर के रिफाइनिंग में ये यूज हो रहा है। सेकंड, इट इज यूज इन ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क। तो वूल और सिल्क के ब्लीचिंग पर्पज में इसको यूज किया जाता है। थर्ड, इट इज यूज एज एन एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट। इसको एज एन एंटी क्लोर एजेंट या फिर डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज किया जाता है। चौथा है, इट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। इसको प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज किया जाता है। पांचवा है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइसल्फाइड। और छठा है कि ये लिक्विड SO2 जो होता है ये एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज होता है टू डिसॉल्व द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ओके, तो ये सारे के सारे आप लोगों को यूजेस दिए हुए सल्फर डाइऑक्साइड के, तो इसको आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई समझाने लायक चीज है नहीं यूजेस में। ओके, हाँ सर। हाँ सर। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड ऑफ सल्फर, बताइए कौन सा है? मैंने आपको कल ही बताया था कि दो कंपाउंड हम लोग को पढ़ने सल्फर के। यहाँ पर कौन से थे वो? H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड तो बताओ ना। एक सल्फर डाइऑक्साइड था और दूसरा कंपाउंड कौन सा था जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर? सल्फ्यूरिक एसिड। वो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलो अगर ये एक्वियस फॉर्म में होगा, या फिर आप इसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलो अगर ये गैसियस फॉर्म में होता है तो। ओके, डन। तो ये है हमारा। तो चलिए अभी इस वाले कंपाउंड्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा ये आप लोगों के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके, तो मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? लेबोरेटरी प्रिपरेशन या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ओके, तो इंडस्ट्रियली H2SO4 जो बनता है उसके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उस प्रोसेस का नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, प्रोसेस का नाम ध्यान में रखना। ठीक है, इंडस्ट्रियली H2SO4 इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है वो? कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हम जरा डिटेल में देखते हैं। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आप लोगों के 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इट इन्वॉल्व्स द 3 स्टेप्स, जिसमें सबसे पहले स्टेप का नाम होता है रोस्टिंग। ठीक है, जो सेकंड पर्टिकुलरली स्टेप है इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है आप लोगों का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन
एंड थर्ड जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय डाइल्यूशन। ओके, तो ऐसे तीन प्रोसेस दिए हुए, रोस्टिंग, कैटालाइटिक, ऑक्सीडेशन एंड थर्ड दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय डाइल्यूशन। ठीक है, थर्ड क्या दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय डाइल्यूशन। एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय डाइल्यूशन। तो ऐसे ये तीन प्रोसेस जो है आप लोग को दिए हुए फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 यूजिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो नाउ लेट्स टेक वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टिंग। ठीक है, तो रोस्टिंग में क्या होता है, सिंपल सा ये रिएक्शन होता है जो हम लोगों ने देखा भी है। सल्फर डाइऑक्साइड का रोस्टिंग देखा था हम लोगों ने, कल ही पढ़ा था। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन विद ऑक्सीजन मैंने आप लोग को समझा था वहां पर कि हीटिंग, कंबशन, बर्निंग, ऑक्सीडेशन और रोस्टिंग, इसके सब का मीनिंग क्या होता है था बोला मैंने। तो वो रोस्टिंग का क्या था, रिएक्शन याद है, सल्फर डाइऑक्साइड को हमने रिएक्ट किया हुआ था विद ऑक्सीजन के साथ में और इसको हमने रोस्ट किया था और रोस्ट करने की वजह से आप लोगों का ये जो SO2 था वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, SO3 में। SO3 में कन्वर्ट हो रहा था, बराबर है। सिंपली हम लोगों को इस रिएक्शन को बैलेंस करवाना था। मैंने आप लोगों को समझा था कि भाई बैलेंस इसको कैसे करवाना है, जैसे यहाँ पर 1/2 करवा लो तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसको आप 2 टाइम्स कर लो और ये टोटल 6 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 6 हो गया, बराबर है। समझ में आ गया ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो ये होता है रोस्टिंग ऑफ सल्फर। रोस्टिंग ऑफ सल्फर एक और तरीके से किया जाता है, ठीक है, मतलब आप लोग यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड तैयार कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप अगर फेरस सल्फाइड ले लेते हो तो उस केस में भी आप वहां पर क्या कर, एक मिनट यार मैंने कुछ गलत बोल दिया, शिट शिट शिट, सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं सल्फर डाइऑक्साइड बनाना था मुझे, लेट मी चेक आउट। हाँ सॉरी, मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड बनवा लिया, एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड पहले इसमें होना जाता है, सेकंड इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। तो रोस्टिंग का रिएक्शन सिंपल होता है, सल्फर का रिएक्शन करना है आप लोग को ऑक्सीजन के साथ में और यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। देखिए रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ SO2। यहाँ पर आप लोग को SO2 तैयार करना है, हाँ, ध्यान में रखना। या फिर SO2 आप एक और तैयार तरीके से कर सकते हैं बाय यूजिंग द Fe2S2। ये भी हम लोगों ने रिएक्शन देखा था जब हम लोगों ने सल्फर पढ़ा था, बराबर है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग को क्या होता है, FeS2 में आप लोग Fe2S2 में FeS2, हाँ, और यहाँ पर भी आप लोग को ऑक्सीजन करना था और यहाँ पर भी प्रोडक्ट आप लोग को SO2 मिल रहा था और Fe2O3 मिल रहा था, Fe2O3। मैंने आप लोग को बैलेंसिंग के बारे में बताया था कि Fe बैलेंस है, S यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है तो इसको 2 कर देते हैं। अब S, हाँ, और Fe जहाँ पर 2 है, हाँ, तो फिर सल्फर यहाँ पर 4 हो गए तो इसको 4 करना पड़ेगा। अब फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं 8 और 3 11, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा 11/2 लिखेंगे और फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये कितने टाइम लेना पड़ेगा 4 टाइम्स। अगर मैंने इसको 4 टाइम ले लिया तो फिर ये वाली जो चीज है इसको मुझे 2 टाइम लेना पड़ेगा और सल्फर जो हो गया 8 हो गया, ठीक है, तो इसको मुझे 8 टाइम करना पड़ेगा। गॉट इट, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस वाला। क्लियर है। हाँ सर। हाँ, तो ये होता है पहला मेथड, पहला स्टेप दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग और फॉर्मेशन ऑफ SO2। अब सेकंड वाला स्टेप जो होता है दैट इज द कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में आप लोग क्या करोगे, जो SO2 होता है इसको आप कन्वर्ट करोगे SO3 में, फॉर्मेशन ऑफ SO3। ठीक है, डन। तो SO3 का फॉर्मेशन बड़ा ही सिंपल होता है, आप लोग को पता ही है क्या होगा, ये जो SO2 आप लोग का तैयार हो रहा है इस SO2 का आप लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो और फिर आप लोग को क्या मिल जाएगा, SO3 मिल जाएगा, बराबर है, डन। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन हो गया। ठीक है, सल्फर सल्फर बैलेंस है, वहां पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को इसका आधा लेना पड़ेगा, अगर आधा लूंगा तो ये 2 टाइम्स करना पड़ेगा, अगर ये 2 टाइम्स कर लूंगा मैं तो सल्फर 2 टाइम्स हो जाएगा और ये हो गया आप लोग का रिएक्शन बैलेंस। गॉट इट, समझ में आ गया आप लोग को।
अरे हाँ है ना? हाँ सर। ओके, और आप लोगों को पता है कि दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ द V2O5। ये रिएक्शन जो होता है ये V2O5 के प्रेजेंस में होता है। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। लेटर ऑन थर्ड जो हमारा होता है दैट इज द एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय द डाइल्यूशन। ओके दैट, तो यहाँ पर आप लोगों का पहले ओलियम तैयार होता है और फिर आप लोगों का तैयार होता है H2SO4। तो इसमें दो रिएक्शंस आप लोगों के इन्वॉल्व होते हैं। तो वो दो रिएक्शन कैसे होते हैं ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो स्टेप्स होता है इसमें वो होता है कि आपके SO3 से ओलियम तैयार होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या तैयार होता है? ओलियम नाम का कंपाउंड तैयार होता है। और फिर जब आप इसका डाइल्यूशन करते हो तो यहाँ तैयार होता है H2SO4। ठीक है, अब दोनों स्टेप में क्या होता है देखिए। सेकंड स्टेप में आप लोग को SO3 मिल गया था। इस SO3 को अभी आप रिएक्ट करवाओगे किसके साथ में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को एक कंपाउंड मिलेगा जो रहता है ओलियम, जिसका फॉर्मूला होता है H2O7। ओके, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द ओलियम। तो ये होता है पहला स्टेप जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो सेकंड स्टेप होता है अभी वो होता है फॉलोड बाय द डाइल्यूशन। मतलब अभी आपको क्या करना है, ये जो H2O7 जो होता है इसका डाइल्यूशन मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करना होता है। और जैसे आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हो तो आप लोगों को 2 टाइम्स ऑफ H2SO4 मिल जाता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। रिएक्शन बड़े डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। ठीक है, एक बार पढ़ने से भी याद हो जाएंगे। और ध्यान में रखना, एज आई टोल्ड यू, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसको तो पहले रख लो आप लोग। क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का हम कल देख लेंगे। चले, थैंक यू।